नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया के इस संकल्प बैच में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक संकल्प बैच चलाया जा रहा है। उद्देश्य मैं बार बार बता चुका हूं कि उद्देश्य यही है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिलेक्शन हो वो टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से हो। और उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं दूसरे क्लास के साथ। ठीक है, एक क्लास आपकी सैटरडे को शुरुआत हो चुकी है टीम एजुकेशन इंडिया की, और आज दूसरा दिन है। और हर रोज की तरह 9 कक्षाएं लगातार आपके बैचेस में संचालित की जा रही हैं। कुछ ही दिनों के पश्चात आप देखेंगे कि ये संख्या जो है 2 और बढ़ सकती है। ठीक है, 2 संख्या और बढ़ सकती है। रीजनिंग की क्लास अभी नहीं चल रही है, रीजनिंग की क्लास भी चलना प्रारंभ हो जाएगी। और अभी शेखर सर थोड़ा सा नासाज हैं, वो भी आ जाएंगे 2-4 दिन के अंदर अंदर, तो आपकी क्लासेस वो भी चलने लगेंगी। ठीक है, तो एक बेहतरीन रणनीति के साथ सुनियोजित तरीके से हम कक्षाएं प्रारंभ कर चुके हैं। और जितना देरी आप करेंगे बैच में जुड़ने से, उतना ही आप अपने आप को सफलता से दूर करेंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आपको सफलता अर्जित करनी है तो एक ठोस रणनीति बनाइए। और आपका टारगेट अगर जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा है तो उसमें देर मत करिए, अविलंब जो है बैच से जुड़ने का प्रयास करिए, ताकि आपको पहले दिन से ही कक्षाएं जो प्रारूप बताया जा रहा है, जो रूपरेखा बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो और भी बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि कोई भी मकान उतना ही मजबूत होता है जितनी बढ़िया उसकी नींव होती है। अगर शुरुआती कक्षाएं आप छोड़ देंगे तो बाद वाली कक्षाओं में आपको समस्या क्रिएट होगी। और आपको पता है 18 अप्रैल की जो डेट है उस पे आपकी परीक्षा तय है लगभग। ठीक है, 18 अप्रैल को। तो समय आपके पास इतना नहीं है कि आप अपने आप को व्यवस्थित करिए, आप कुछ भी विचार करिए। अभी समय है, उचित निर्णय ले लीजिए और उसके पश्चात जो है अध्ययन का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दीजिए। मैं बात कर रहा था साइटोलॉजी पर, मैं बात कर रहा था कोशिका विज्ञान पर, और उसी को मैं आज आगे बढ़ूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं जो लोग अभी भी बैच में नहीं जुड़े हुए हैं प्रक्रिया को मैं समझा दूं। ज्वाइन टीचर को लिखकर 9455136936 पर उनको व्हाट्सएप करना है, तत्काल आपको बैच से जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो साइटोलॉजी में क्या क्या हमने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होइएगा। पुरानी क्लास को आज मैं इस वाली क्लास से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप विधिवत ढंग से समझ जाएं कि पुरानी कक्षा कहां पर छूटी हुई थी। हमने आपको बताया था कि मानव शरीर जो होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। और हमने आपको बताया है कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल की बात जब करना हमने शुरुआत किया था तो हमने वहां पर 2-3 नामों से आपका परिचय करवाया था। जैसे कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा था, लेकिन वह एक निर्जीव कोशिका थी। सबसे पहले सजीव कोशिका को खोजने का श्रेय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को जाता है, और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं सॉन नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमने आपको यह भी बताया था कि सेल के 2 भाग होते हैं, एक सुरक्षात्मक आवरण और दूसरा भाग होता है आपका जीवद्रव्य। सुरक्षात्मक आवरण के अंतर्गत सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आते हैं। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जंतु सेल में यह नहीं पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन को हम कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, क्योंकि यह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक की बातें स्पष्ट हैं, आपके जहन में है? चले हम आगे बढ़े। एक बार कमेंट्स करेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग कमेंट्स करेंगे, क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं भाई? बताएं, क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं, स्पष्ट हैं? दया शंकर भाई ठीक है, कृष्णा सिंह जी ओके, स्वाति सिंह ठीक है, आशा रानी जी ओके, प्रियंका गुप्ता एवरीथिंग इन सेव डाटा। चलिए
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि हमने आपको ये बताया था कि ये जो सेल होता है, सेल का जो पहला भाग होता है उसको हमने प्रोटेक्टेड लेयर अर्थात सुरक्षात्मक आवरण और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के विषय में हमने आपको बता दिया। ये जो दूसरा भाग होता है ये जीव द्रव्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, या इसको हम जीव द्रव्य के नाम से संबोधित करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से और गंभीरता से सुनना। अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊं और मैं आपसे कहूं कि ये बाहरी स्ट्रक्चर है और इस बाहरी स्ट्रक्चर का नाम मैं दे दूं कि ये सेल वॉल है, और मैं आपसे पूछ दूं कि चलिए बताइए कि यह प्लांट सेल है कि यह एनिमल सेल है, तो आपको ये तुरंत आभास हो जाना चाहिए सेल वॉल है तो इसका मतलब ये है कि यह प्लांट सेल होगा, यह प्लांट सेल होगा। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है, इस दूसरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है क्या? सेल मेम्ब्रेन कहा है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका जो झिल्ली होती है, यह एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण बनाता है। यह बात आपको क्लियर। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के पश्चात कोशिका के अंदर जो कुछ भी होगा, कोशिका के अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ जीव द्रव्य कहलाएगा। याद रख लेना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ने के पश्चात जो कुछ भी दिखाई देगा सेल के अंदर वह जीव द्रव्य कहलाता है, वह प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। हमारी कोशिका का ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो सुरक्षात्मक आवरण है ना, ये महत्वपूर्ण इकाई थोड़ी ना है। महत्वपूर्ण इकाई क्या है? ये जीव द्रव्य जो पूरे कोशिका के अंदर पाया जा रहा है। अभी उस पर मैं बात करूंगा कि इसी के अंतर्गत सेल वॉल है, इसी के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है। यानी कि समस्त कोशिका की संरचना इसी जीवद्रव्य के अंतर्गत आती है। और यही कारण होता है कि इस जीवद्रव्य को एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है प्रोफेसर हक्सले। प्रोफेसर हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इस जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको जीवन का भौतिक आधार कहा, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये प्रोफेसर हक्सले महोदय के द्वारा किया गया है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जीवद्रव्य, जीवद्रव्य के दो भाग होते हैं। ये जो जीवद्रव्य होता है, इस जीवद्रव्य के दो भाग, पहला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पहले भाग को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरे भाग को कहा जाता है न्यूक्लियस। दूसरे भाग को कहा जाता है केंद्रक, यानी कि इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। दो हिस्से होते हैं जीवद्रव्य के, दो हिस्से, साइटोप्लाज्म और क्या होता है? केंद्रक। अब मेरी बात को ध्यान समझना। अगर हमने आपको ये बताया कि ये सेल के अंदर जो कुछ भी पाया जा रहा जीवद्रव्य है, जिसको प्रोफेसर हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा है, तो फिर इसमें कहां पर साइटोप्लाज्म है और कहां पर केंद्रक है? तो ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करना। ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन और ये केंद्रक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक, इन तीनों को छोड़ने के पश्चात ये पानी के जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, ये एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो सारे के सारे अंग इसी में तैरते रहते हैं, इसी में तैरते रहते हैं, इसी में फ्लोट करते रहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, ये केंद्रक कहलाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य होता है, जिसमें कोशिका के जितने भी अंग होते हैं सभी अंग उसमें तैरते रहते हैं। चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो गोल्गी बॉडी हो, समस्त अंग इसी साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, इसी में फ्लोट करते रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर यहां तक की बातें क्लियर है,
यहां तक की बातें क्लियर है। तो अब मैं आपको आगे लेकर चलूं और मैं आपको यह बताऊं कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो होता है, उस कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। एक बार कमेंट्स करेंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग कमेंट्स करेंगे, एक बार सभी लोग कमेंट्स करेंगे भाई। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे जी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे और एक एक करके और चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। साइटोप्लाज्म में पहला अंग जो पाया जाता है, उस पहले अंग का नाम क्या है? उस पहले अंग का नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से समझते चलिएगा, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी इसकी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका। हिंदी इसकी होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको हम बोलते हैं, या इन शॉर्ट इसको अगर हम बोलें तो इसको ER कहते हैं। इसको हम ER के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है, ER के नाम से संबोधित करते हैं। अब अगर मैं कहूं कि ER के विषय में कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ER की खोज किसने किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था। तो याद रख लेना कि एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है पोर्टर। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उन्होंने सबसे पहले खोजा था। दूसरी बात आप याद रख लेना कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यह कोशिका का ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका का ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, ममता जी, प्रेम पोर्टर, ठीक है, आशा रानी जी पोर्टर, ठीक है, वेरी गुड, उपासना राठौर जी कोशिका का कंकाल तंत्र भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना कि यह कोशिका को एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है, यह कोशिका को एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है, एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है। इसी वजह से आपको यह पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र, दो चीजें अभी तक हमने आपको समझा दिया। पहली चीज हमने आपको समझाया कि कोशिका का द्वारपाल कौन है, तो हमने आपको बताया जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, वह कोशिका का द्वारपाल कहलाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर कौन आएगा, कोशिका से बाहर कौन जाएगा, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर कोशिका को एक निश्चित आकार, एक निश्चित ढांचा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कैसे और किस प्रकार से पाया जाता है, थोड़ा सा जल्दी में इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सेल मेम्ब्रेन है? मान लीजिए कोई एनिमल सेल होगा, तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होगा नहीं, कोशिका भित्ति तो उसमें पाई नहीं जाएगी, यही तो पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन ही तो उसका सबसे बाहरी आवरण होगा। तो ये ER कहां पर है? ये इसका केंद्रक, ये इसका क्या है, ये केंद्रक, न्यूक्लियस। ये जो ER होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से लगा होता है, दूसरी तरफ न्यूक्लियस से लगा होता है। एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से लगा होता है, दूसरी तरफ न्यूक्लियस से लगा होता है। एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से लगा होता है, दूसरी तरफ ये न्यूक्लियस से लगा होता है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि ये ढांचा प्रदान करता है, तो कैसे ढांचा प्रदान करता है, ये देखिए। अगर इसको हम हटा देंगे
तो ये वाली संरचना इधर आ जाएगी। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये वाली संरचना इधर आ जाएगी। अगर हम कहें इसको हटा देंगे तो ये वाली संरचना इधर आ जाएगी, और इसको भी हटा देंगे तो ये भी संरचना इधर हो जाएगी। सारी संरचनाएं इधर हो जाएंगी, या केंद्रक हमारा बेचारा इधर उधर 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 घूमने लगेगा, है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा, यानी कि कोई संरचना ही नहीं रहेगा। तो जैसे अगर हमारे शरीर से हड्डियों को निकालकर बाहर फेंक दिया जाए तो हमारा पूरा शरीर एक गठरी नुमा संरचना में आ जाएगा। हमारा पूरा शरीर गठरी नुमा संरचना में आ जाएगा। तो हमारे शरीर को एक निश्चित संरचना कौन दे रहा है? हमारे शरीर को एक निश्चित संरचना देने वाला जो महत्वपूर्ण तंत्र है उसको हम कंकाल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में चूंकि यह एक निश्चित आकार दे रहा है कोशिका के अंदर, तो यह कोशिका का क्या हुआ? कंकाल तंत्र हुआ। यह चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, यह चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। अब ये जो ईआर होता है ये दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ, और दूसरा होता है रफ। एक होता है चिकनी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदुरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं इसी संरचना को, ठीक है, जो हमने फिगर आपको बताया है, जो हमने आपको फिगर बनाया है, ऐसे पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अगर हम बाहर कर लें तो ऐसी संरचना दिखेगी। तो यहां पर कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके बाहरी सतह पर ऐसे 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 कुछ कण पाए जाते हैं, कुछ कण। ये कण पाए जाने के कारण ये रफ हो जाती है, ये खुरदुरी हो जाती है। किसी भी सतह पर कोई भी अगर दानेदार संरचना पाई जाएगी तो वो खुरदरी हो जाएगी, और जिस सतह पर नहीं पाई जाएगी वो कैसी हो जाएगी? वह स्मूथ हो जाएगी, वो चिकनी हो जाएगी। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, एक खुरदुरी सतह वाले, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है हमारा क्या? एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रख लेना, यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि किस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, किस पर नहीं पाए जाते हैं। तो स्मूथ पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। और यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, और राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण ही यह खुरदुरी हो जाती है। यह राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण ही यह खुरदुरी हो जाती है, और यहां पर चूंकि नहीं पाए जाते हैं इस वजह से ये स्मूथ होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। कुल मिलाकर मैं आपको ये तब से बताने की कोशिश कर रहा हूं इन शॉर्ट कि राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका किस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाए जाते हैं। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। और चूंकि राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस वजह से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अछूता नहीं है, वह भी प्रोटीन निर्माण में भाग लेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि वह कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चूंकि राइबोसोम इस रफ पर पाया जा रहा है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आई? कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। वेरी गुड अमिकेश जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा देखते हैं राइबोसोम क्या है। राइबोसोम, ठीक है, पहली बात ये सारी संरचनाएं अभी हमने आपको केवल साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाई जाने वाली पहली संरचना के बारे में समझाया, पहली संरचना का हमने दर्शन कराया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी संरचना पे। दूसरी संरचना को यहीं से स्टार्ट करते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगली हेडिंग बना लेंगे राइबोसोम, अगली हेडिंग बना लेंगे राइबोसोम। पहली बात कि राइबोसोम जो है, इस राइबोसोम के विषय में पहली बात तो याद रख लेना कि राइबोसोम की खोज किसने किया था। तो याद रख लेना, राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? पैलेट। पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को खोजा था। दूसरी बात आपको याद रखना, वेरी गुड, ठीक है, पुनीत तिवारी 1955 में, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि ये पैलेट नामक वैज्ञानिक ने जो राइबोसोम खोजा था, ये जो प्रोटीन की फैक्ट्री खोजा था, यह केवल और केवल ईआर पर नहीं पाई जाती। याद रख लेना, ईआर पर पाई जाती है, साथ ही साथ ये हमारे साइटोप्लाज्म में भी पाई जाएगी, यानी कि कोशिका द्रव्य में भी पाई जाएगी, हर जगह लगभग। ये हमारे केंद्रक में भी पाई जाएगी, हमारे न्यूक्लियस में भी पाई जाएगी, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाएगी, हमारे लवक में भी पाया जाएगा, प्लास्टिड में भी पाया जाएगा। तो ऐसा हम कतई इसको किसी सीमा में सीमांकित नहीं कर सकते हैं कि ये राइबोसोम केवल यहीं पर पाया जाता है, नहीं। राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और हमारे प्लास्टिड में पाया जाता है, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, यानी कि इन सभी अंगों में यह उपस्थित रहता है। लेकिन सर्वाधिक इसका संकेंद्रण जो होता है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब इस राइबोसोम का उपनाम क्या है, इसको हम किस नाम से बार बार पुकारते हैं, कहां से क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, तो याद रख लेना, राइबोसोम के विषय में कहता है कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। याद रख लेना इस शब्द को, इस सेंटेंस को याद रख लेना, प्रोटीन निर्माण में सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक है, सहायता करता है, प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होता है, ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। और यही कारण होता है कि इसको, यानी कि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। यहां पर एक शब्द से परिचय आपका मैं जरूर करवाना चाहता हूं कि ये सहायता करता है, यानी कि राइबोसोम जो होता है, ये राइबोसोम डायरेक्ट प्रोटीन के निर्माण में इन्वॉल्व नहीं होता है। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊंगा एक जटिल प्रोसेस होता है। उसमें 3 प्रकार के आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए, साथ ही केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तब जाकर प्रोटीन निर्मित होता है। तो ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, इस वजह से इसको प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। और कैसे सहायता करता है, तो ये याद रख सकते हैं कि इस प्रकार से सहायता करता है कि यह एक प्लेस है, यह एक स्थान है, और यह वह स्थान है जहां से प्रोटीन का उत्पादन होगा। बेसिकली कोई भी अगर फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री एक स्थान के रूप में कार्य करती है, और उस स्थान से किसी न किसी चीज का उत्पादन होता है। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहीं से प्रोटीन निर्मित होता है, इसी स्थान से। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाएं। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाएं। तो आगे बढ़ेंगे तो अब बात करेंगे लाइसोसोम पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब बात करेंगे लाइसोसोम पर, लाइसोसोम पर बात करेंगे, लाइसोसोम पर बात करेंगे। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? चलिए जी, देखिए
जब परीक्षा नजदीक हो, समय कम हो आपके पास, तो हमेशा सेलेक्टिव पढ़ाई करने का प्रयास किया करिए, ठीक है। और सेलेक्टिव पढ़ाई का मतलब यह है कि कहां कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बस केवल उन्हीं चीजों को हम टारगेट करने का प्रयास करते हैं। अगर जूनियर शिक्षक भर्ती की बात हम करें तो जूनियर शिक्षक भर्ती में आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया है, ठीक है। और एक पहाड़ के जैसा सिलेबस भी आपके सामने रखा है। तो उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए सेलेक्टिव पढ़ाई करना है। याद रखना, इस समय आपके सामने आपके चारों तरफ संसाधनों की बहुतायत मात्रा में जो है कमी नहीं है। बहुत ढेर सारे संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं। इतनी ज्यादा मैटर्स हैं, इतने ज्यादा कॉपी किताब है, इतने ज्यादा टीचर्स अवेलेबल हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे किसको छोड़े किसको पकड़े। आज के समय में सफल वही व्यक्ति हो सकता है, विद्यार्थी वही सफल हो सकता है जो ये समझ ले कि क्या पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि क्या छोड़ना है ना। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस सिलेबस में सारे सवाल सारे जगह से नहीं पूछे जाएंगे। तो ये दिमाग में आपके बना कर रखना है कि क्या चीजें हमको पढ़ना है और क्या हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। और ये तब करेंगे आप जब आपके पास एक सुनियोजित गाइडेंस होगा, जिसके पास अनुभव होगा, या आपके पास अनुभव हो या फिर जिससे आप पढ़ लिख रहे हैं उसके पास अनुभव हो। क्योंकि अगर आप सारी चीजों को पाने की कोशिश करेंगे, सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये पहाड़ जैसा जो सिलेबस है ना, उसको आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे, उसको आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, आप मंथन कर लीजिए कि क्या 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 चीजें हमारे प्राथमिकता में होनी चाहिए। भाई, अगर जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर बात किया जाए तो उसमें सब कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ने में भी क्या चीजें आपका स्ट्रेंथ पॉइंट को दर्शाता है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा टॉपिक तैयार है, कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है, ये चीजें आप खुद समझने का प्रयास करिए। और हमेशा यही हर एक परीक्षा के लिए लागू होता है। और जिस दिन आप ये समझ गए ना, उस दिन विश्वास मान के चलिएगा कि बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम कभी कभी क्या होता है, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने लगते हैं। अच्छा, ये चीज हमको पढ़ने में आनंद आ रहा है, मुझको ये पढ़ना है, उससे आपका सिलेक्शन थोड़ी ना होने वाला है। सिलेक्शन के लिए तो आपका पूरा सिलेबस पर कमांड होना चाहिए, आपके पूरे सिलेबस पर कमांड होना चाहिए। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एग्जामिनर आपके सामने प्रश्नों को थोड़ी पूछेगा। तो हर एक टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है, आपका इंटरेस्ट उसमें हो अथवा नहीं हो। तो हमारे कहने की हर एक बातों का एक निचोड़ है कि सेलेक्टिव पढ़ाई करिए। सेलेक्टिव पढ़ाई करेंगे, फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर इधर उधर डाइवर्जन रहेगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। खोज, जैसा कि हम बहुत ढेर सारे कमेंट्स भी देख भी रहे हैं, कमेंट्स आ भी रहे हैं, और अच्छा है कि आपने पढ़ा है और आप आंसर दे रहे हैं। लाइसोसोम के बारे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपके एग्जाम में। पहली बात कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने इस लाइसोसोम को खोजा था। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, ठीक है, बाकी सब छोड़ दीजिए। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम कोशिका के अंदर एक थैली नुमा संरचना में पाया जाता है और इसमें तीव्र एंजाइम भरे होते हैं, तीव्र विद्युत अपघटन एंजाइम भरे होते हैं। जैसे थोड़ा समझ लीजिए इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये सेल है, ठीक है, यह कोशिका है, ठीक है। तो लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम ऐसे एक थैली नुमा संरचना में होता है और इसमें एंजाइम भरे होते हैं। जब कोई भी सूक्ष्म जीव, जैसे कोई हानिकारक बैक्टीरिया इस कोशिका के अंदर प्रवेश करता है
तो जब ये कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो ये अपने एंजाइम को गिराकर इस बैक्टीरिया को समाप्त करने का प्रयास करता है। एंजाइम जो होते हैं उनको गलाकर, किसी भी सूक्ष्म जीव को गलाकर या भोजन को गलाने में ये समर्थ होते हैं। तो जब कोई बैक्टीरिया आता है या कोई हानिकारक जीव आता है तो ये एंजाइम को भेज भेजकर इनको गला देते हैं। कोई दूसरा बैक्टीरिया गया, फिर एंजाइम गया, फिर उसको समाप्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बड़े बैक्टीरिया ने प्रवेश कर लिया। अब इस बड़े बैक्टीरिया ने जब प्रवेश किया तो लाइसोसोम अपने एंजाइम को भेज रहा है, लेकिन ये 2-3 बूंद इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, ये लाइसोसोम अपनी बाहरी झिल्ली को ऐसे गला देता है। जब बाहरी झिल्ली को ये गला देता है तो पूरा का पूरा ये जो एंजाइम है जो इसके अंदर भरा है, सभी एक साथ इस बैक्टीरिया पर गिर जाते हैं। सभी एक साथ इस बैक्टीरिया पर गिर जाते हैं और इस बैक्टीरिया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारा प्यारा लाइसोसोम भी बेचारा क्या अब कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वो वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन उसने अपनी हत्या स्वयं किया। इस वजह से हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी हत्या स्वयं कर लिया इस कोशिका को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया को ही केवल मारेगा। कोई हानिकारक अगर हमारी कोशिका है, सड़ रही है, गल रही है, तो उसको भी ये मारने का कार्य करता है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं कि लाइसोसोम में तीव्र एंजाइम भरे होते हैं। लिख लीजिएगा, तीव्र एंजाइम भरे होते हैं। तीव्र एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है? तीव्र एंजाइम भरे होते हैं जिनकी सहायता से यह हानिकारक कोशिकाओं को मारने का कार्य करते हैं। हानिकारक कोशिकाओं को मारने का कार्य करते हैं। ये बात आपके समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? ये चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? हेमलता जी, हम बुक पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा शिद्दत के साथ, उसके पश्चात मैं बुक चर्चा करूंगा। एकदम परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है? बुक पढ़ने चलेंगे ना तो बुक ही पढ़ते चलेंगे, ठीक है? और कुछ नहीं हो पाएगा। और लास्ट में आप देखेंगे ना, बुक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपके जहन में, आपके दिमाग में कुछ आया नहीं है। तो इस वजह से जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, बस उसी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी सब कुछ एनके सिंह पे छोड़ दीजिए, क्या करना है, कैसे करना है, और फिर एग्जाम देकर आइएगा आंख मूंद कर, उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझिए। क्या इतनी बातें क्लियर है? एसएसटी की क्लास सम्यक गौतम जी लगातार चल रही है। एसएसटी की क्लास, ठीक है? बैच में एसएसटी की क्लास लगातार चल रही है। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब अगली हेडिंग बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, फिर राइबोसोम देखा, फिर हमने लाइसोसोम को भी कवर कर लिया। अब चौथी संरचना पे हम बात करते हैं। चौथी संरचना का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथी संरचना का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया एक दिन मैं पूरा डिजिटल फिगर आपको दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा आप पढ़ लें, समझ लें, उसके पश्चात हम डिजिटल फिगर करके आप सारी चीजों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है? अब यहां पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर पहले नाम में कंफ्यूजन जो है, उस नाम के कंफ्यूजन को दूर करिए। पहला कंफ्यूजन है कि इसकी खोज किसने किया। तो याद रख लेना कि इसकी खोज जो है वो
कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया है। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, वेरी गुड, अल्टमान ने, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इसका नामकरण जो है, नामकरण किया गया, क्या किया गया, बायोप्लास्ट किया गया, बायोप्लास्ट किया गया। बायोप्लास्ट जो नामकरण किया गया, वो बायोप्लास्ट नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। खोजा था कोलिकर ने, लेकिन उस कोलिकर के द्वारा खोजी गई संरचना को सबसे पहले बायोप्लास्ट किसने कहा, तो बायोप्लास्ट करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, वो जाता है अल्टमान को। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। और फिर सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ठीक है। जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप का रोल तो इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लीजिए कोलिकर साहब माँ बाप हैं इसके, जिन्होंने खोजा इसको। उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो फूआ जी पहुंच गए, मौसी जी पहुंच गए और उसको अनेक नामों से उसको बोलने लगे। तो उसका एक नाम प्रचलित हो गया, छोटू हो गया, मोटू हो गया, पतलू हो गया, ठीक है, चाहे जैसा आप देखते हैं घर में रखा जाता है। तो ये छोटू मोटू पतलू बायोप्लास्ट जो है, ये कौन है, अल्टमान, फूगा जी मौसी जी हैं। और एक जो होता है नाम प्रचलित होता है, जिसको हम स्कूल में लिखवाते हैं और उसी के नाम से दुनिया हमको जानती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम से जाना जाता है। ये कौन किया, ये सी बेंडा ने किया। किसने किया, सी बेंडा ने। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आधिकारिक जो नाम है वो सी बेंडा नामक व्यक्ति ने दिया था, ठीक है, सी बेंडा नामक व्यक्ति ने दिया था। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और वास्तव में इसका कार्य क्या है। तो आपको ये हमने आपको बताया है कि मानव शरीर जो होता है यह किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिका तब तक कार्य करती रहेगी जब तक इस कोशिका के पास क्या है, जब तक इस कोशिका के पास एटीपी है, यानी कि ऊर्जा है। ऊर्जा जब तक है तब तक कोशिका कार्य करेगी, ठीक है। जैसे मैं भी तभी तक कार्य करूंगा जब तक हमको ऊर्जा मिलती रहेगी, ठीक है। ऊर्जा जब तक हमको मिलती रहेगी तब तक कार्य मैं करूंगा। जिस दिन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, जिस समय ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, मैं भी कार्य करना क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो मानव शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में जानी जाती है। और एटीपी कब मिलता है, एटीपी मिलता है जब इस कोशिका के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है और ऑक्सीजन इसको विखंडित करता है। तो जब ग्लूकोज विखंडित होता है तब एटीपी अर्थात ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई। तो यह कोशिका के अंदर कहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, कोशिका के अंदर कहां पर इस ग्लूकोज को विखंडित किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन कहां पर इस ग्लूकोज को तोड़कर विखंडित करके एटीपी को प्राप्त करता है, तो वह स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। वह स्थान कौन सा है, वह स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी मैं संरचना की बात करूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यह एक दोहरी आवरण की झिल्ली होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम संरचना की बात करें तो यह एक ऐसे दोहरी आवरण की एक झिल्ली होती है, दोहरी आवरण की एक झिल्ली होती है। और इसके कुछ हिस्से होते हैं, कुछ भाग होते हैं जो ऐसे धसे होते हैं, ऐसे ऐसे धसी हुई अंगुली के समान, जैसे अंगुलियां हमारी ऐसे धसी हुई हैं, ऐसी धसी हुई संरचना होती है। और इस धसी हुई संरचना में जो है ऐसे इस तरीके से ये कण पाए जाते हैं, ऐसी एक संरचना पाई जाती है, ऐसी एक संरचना पाई जाती है। और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम F1 कण कहते हैं, F1 कण कहते हैं। और इस धसी हुई संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं, धसी हुई संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जो
एक संरचना हमने आगे बनाया है, इसको F1 कण कहते हैं और इसी F1 कण को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। तो ये तीनों शब्दों से परिचय होना चाहिए। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए, ठीक है, आप ये बताइए कि क्रिस्टी नामक संरचना कहां पर पाई जाती है। तो क्रिस्टी नामक संरचना या F1 कण नामक संरचना या ऑक्सीसोम नामक संरचना ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ग्लूकोज का विखंडन, जैसा कि हमने आपको बताया। तो वो ग्लूकोज का विखंडन कहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है क्रिस्टी, क्रिस्टी के अंदर है F1 कण। ध्यान समझना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है क्रिस्टी और क्रिस्टी के अंदर है F1 कण यानी कि ऑक्सीसोम। इस F1 कण में होता है क्या? ग्लूकोज का विखंडन। क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज को विखंडित करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और यही कारण है कि जब ग्लूकोज विखंडित होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करती है और जब यह ऊर्जा का उत्पादन करती है तो ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? हमको, आपको ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? पावर हाउस से प्राप्त होती है। तो पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस यानी कि विद्युत गृह कहते हैं। क्यों विद्युत गृह कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज का विखंडन होता है। चूंकि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को विखंडित करके जब ऊर्जा निकलती है तभी तो हम कार्य करते हैं। मानव शरीर तभी तो कार्य करता है। जैसे आप जब हमको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से अवगत कराते हैं, ठीक है, अपने लाइक्स के माध्यम से, अपने अन्य चीजों के माध्यम से, तो एक एटीपी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है और जब ऊर्जा मिलती है तब मानव शरीर क्या करता है? कार्य करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये चीजें बेहतर ढंग से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो आज हमने सीख लिया क्या कि सेल वॉल से एंट्री किया सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन से एंट्री किया हमने, पहुंच गए हम प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म से एंट्री किया हमने साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से हमने एंट्री किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमने राइबोसोम, राइबोसोम से हमने लाइसोसोम, लाइसोसोम से हम तुरंत पहुंच गए माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जिसको कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा आप भी अपने अंदर का जो पावर हाउस है ना, विद्युत गृह है ना, उसको भी झकझोरने की कोशिश करिए। आपके अंदर भी एक पावर हाउस है, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और जिस दिन उस ऊर्जा को आप समझ लिए ना, उस दिन बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आपके व्यक्तित्व के अंदर आ जाएगा। विश्वास मान के चलिएगा, हर एक व्यक्ति के अंदर हनुमान छिपा है, बस उसको उसकी शक्ति का एहसास दिलाने की जरूरत है। तो जिस प्रकार से का चुप साधी रहा बलवाना से हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास हो गया था और वो समुद्र पार चले गए थे, ठीक उसी प्रकार से आपकी शक्ति को मैं भी एहसास दिलवा रहा हूं कि आपके अंदर भी अनंत ऊर्जा का स्रोत है। बस उसको समझने की कोशिश करिए, उसको इधर उधर की चीजों में बिखेरने की कोशिश मत करिए। बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। अपना जीवन निरर्थक यूं ही मत बिताइए। निरर्थक अगर जाने देंगे 2 से 4 साल, 4 साल के पश्चात कोई भी आपको नहीं समय देने वाला मिलेगा। आज जिसको आप समय दे रहे हैं, सच्चाई मानिए,
विश्वास मानिए मेरा, वो आपको समय नहीं देगा 2 साल के बाद। अगर आप अपने काम को पीछे छोड़कर आप उस पर ध्यान लगा रहे हैं, उसको प्रायोरिटी में रख रहे हैं, उसको प्राथमिकता में रख रहे हैं, तो 2 साल के पश्चात वही आपको ताने मारेगा। तो अपने काम को प्राथमिकता में लाइए, अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करिए और जिंदगी में कुछ अचीव करिए। जिंदगी में कुछ अचीव करिए ताकि कभी भी अपने ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उस प्रश्न चिन्ह को हमेशा हटाने की कोशिश करिए। जिस दिन आप सेलेक्ट होकर जाएंगे घर पे ना, विश्वास मान के चलिएगा, कभी अपने सैलरी से, सरकारी सैलरी से कभी अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर जाइएगा। सोचिए, अभी आज थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोचिएगा, वो पल आंख मूंद कर कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं अपने माताजी के लिए, अपने बाबूजी के लिए, पिताजी के लिए एक साड़ी खरीद कर ले गया, एक कपड़ा खरीद के ले गया। देखिएगा कितना आपको रिलैक्स महसूस होगा, जैसे लगेगा ना कि आपने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया है। तो वो चीज करने का प्रयास करिए और वो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप करेंगे भी। बट थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर लीजिए। विश्वास मान के चलिएगा, नौकरी आपके कदमों के नीचे आके झुक जाएगी, गिर जाएगी। और जब नौकरियां मिलती है ना, जब तक नहीं मिलती है, और जब मिलने लगती है ना तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई नौकरियां आपको मिलने लगेगी, लेकिन बस एक बार सही रणनीति के साथ तैयारी तो करिए, एक बार अपने आप को झोंकिए तो, क्योंकि अगर रोशनी फैलानी है तो जलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, रोशनी अगर फैलानी है तो जलना तो पड़ेगा ही, तपना तो पड़ेगा ही, भट्टी में जलना तो पड़ेगा ही, तभी जो है रोशनी फैल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने घर का अंधियारा दूर करना, तो अपने आप को थोड़ा सा जलाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा भट्टी में झोंकना पड़ेगा, और देखिएगा निश्चित रूप से उसका रिस्पांस आपको मिलेगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।